अध्याय 106 साधारण मनुष्य भाग्य बदलने के लिए स्वर्ग को चुनौती देता है। मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। झांग यूचुन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि काई लियांग आते ही इतना सीधा व्यवहार करेगा, लेकिन कियू के बोलने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से कहा, भाई काई, ये हमारी पहली मुलाकात है, आप इस तरह की लापरवाह बातें कैसे कह सकते हैं? ये वो बातें हैं जो नहीं कहनी चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि हमने ये सब सुना ही नहीं। लेकिन काई लियांग विचलित रहे। उसने ली किंग पर अपनी निगाहें गड़ाकर कहा, सम्राट मूर्ख और क्रूर है। दुनिया के वीर और कुलीन परिवार अब उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, भले ही आपके संप्रदाय के गुरु मना कर दें। यह मामला पहले से ही तय है। मैं बस क्लियर स्काई संप्रदाय को एक मौका देना चाहता हूँ। झांग यूचुन मदद नहीं कर सका, लेकिन ली क्विन क्यू की ओर देखा। लेकिन क्यू के चेहरे पर फिर से शांति लौट आए। काई लियांग की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि काई परिवार का लक्ष्य क्या है? वे क्लियर स्काई सेक्ट की तलाश क्यों कर रहे हैं? 9 महान परिवार एकजुट होकर झाओ परिवार के वंशज को सिंहासन पर बिठाएंगे। इस नई व्यवस्था में काई परिवार को अधिक सशक्त भूमिका की आवश्यकता है। क्लियर स्काई संप्रदाय ने राक्षसी पंथ को पराजित किया और गुजोहू राज्य की राजधानी को बचाया। प्राचीन महान पर्वत श्रृंखला के निकट आप अपनी वीरता के लिए लंबे समय से प्रसिद्ध हैं। विश्व की दृष्टि में आप एक धर्मपरायण और प्रतिष्ठित संप्रदाय हैं। आपकी युद्धकला को मार्शल जगत में मान्यता प्राप्त है। मुझे आपकी सहायता चाहिए। काई परिवार का लक्ष्य द्वितीय श्रेणी प्राप्त करना है। काई लियांग ने गंभीरता से बोलते हुए ली किंग क्यू की आंखों में सीधे आंखें डालकर बात की। इससे पहले कि ली किंग क्यू या झांग यूचुन आगे कुछ पूछ पाते, उन्होंने कहा, अगर हम सफल होते हैं तो काई परिवार क्लियर स्काई संप्रदाय को महान राजवंश के 3 संस्थापक संप्रदायों की जगह लेने में सहायता करेगा और मार्शल जगत का सर्वोच्च प्राधिकरण बन जाएगा। ली क्विन क्यू चिंतन में पड़ गए। झांग यूचुन ने कड़वी मुस्कान दी। भाई काई, यह मामला राष्ट्रों के भाग्य से जुड़ा है, हम इतनी हल्की प्रतिक्रिया कैसे दे सकते हैं? काई लियांग ने जवाब दिया, मैं क्लियर स्काई सेक्ट में एक रात रुकूंगा। मुझे कल जवाब देना। अगर तुम मना भी कर दो तो काई परिवार तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। ली क्विन क्यू ने सिर हिलाया। फिर भाई काई के लिए आवास की व्यवस्था करो। यूचुन, उनकी मेहमान नवाजी का ध्यान रखना। समझा। झांग यूचुन ने जवाब में सिर हिलाया और काई लियांग को अपने पीछे आने का इशारा किया। काई लियांग ने और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन क्यू लकड़ी की मेज पर बैठ गई और गहरी सोच में डूब गई। उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि युवराज की मृत्यु कभी भी शाही सत्ता के लिए संघर्ष के बारे में नहीं थी। राजकुमार तो केवल एक बलिदान थे। असली मुकाबला सम्राट और उन महान कुलीन घरानों के बीच था। लेकिन ली किंग क्यू ने नश्वर दुनिया के सांसारिक संघर्षों में रुचि खो दी थी। क्लियर स्काई सेक्ट के पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाने पर वह राजवंशों से ऊपर उठ सकता था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सिंहासन पर कौन बैठा है, जब तक कि इससे संप्रदाय के विकास में कोई बाधा न आए। दरअसल अब तक ली किंग क्यू 9 प्रांतों और 14 क्षेत्रों को अपना भावी क्षेत्र मान चुका था। एक दिन वह पूरे देश में यात्रा करेगा, आध्यात्मिक खानों, आध्यात्मिक नसों और आध्यात्मिक झीलों की खुदाई करेगा और 1000 आत्माओं के वृक्ष जैसे खजाने की खोज करेगा। जब तक उसके पास पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 5वीं परत पर 100 सच्चे संचारित शिष्य होंगे, तब तक वह न तो कुलीन परिवारों से डरेगा और न ही शाही सत्ता से। हालांकि वह लक्ष्य अभी दूर था, लेकिन उसे उम्मीद की एक झलक मिल चुकी थी। उन्होंने नए शिष्यों के पैनलों की जांच जारी रखी। पंजीकृत शिष्यों की संख्या 2000 से अधिक हो गई थी। फिर भी उनमें से एक के पास भी कोई विशेष भाग्य गुण नहीं था। उनमें से सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल श्यूजिन के स्तर का था। अचानक लेकिन क्यू ने अपनी बाहें उठाईं। आखिरकार उसे विशेष भाग्य गुणों वाला एक शिष्य मिल ही गया। नाम झांगपिंग, लिंग पुरुष, आयु 16, निष्ठा संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय के प्रति 81/89, कुल मूल्य 100, खेती की क्षमता औसत, समझ का स्तर औसत, भाग्य के लक्षण साधारण मनुष्य, भाग्य और विपत्ति का पूर्वाभास, भाग्य बदलने के लिए ईश्वर को चुनौती देना। साधारण व्यक्ति, साधारण जन, साधारण रूप, साधारण स्वभाव, दूसरों द्वारा आसानी से अनदेखा किया जाता है। भाग्य और विपत्ति का पूर्वाभास, संकट या खतरे का सामना करते समय वह सहज रूप से उससे बच जाता है। उसके पास सौभाग्य का अंश होता है और वह कभी भी अनिश्चितता के बिना कार्य नहीं करता। भाग्य बदलने के लिए स्वर्ग को चुनौती देना, जीवन में 3 ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे वह अपना भाग्य बदल सकता है। अल्पविराम, 2 विशेष भाग्य लक्षण, सही मायने में कहें तो 3। साधारण व्यक्ति होना भले ही एक दोष प्रतीत हो, लेकिन साधना के मार्ग पर यह एक सद्गुण बन सकता है। आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, शक्ति की कोई निश्चित सीमा नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उच्च स्तर के साधक भी उसे पहचानने में असफल रहें? अगर ऐसा है तो यह ईश्वर का दिया हुआ उपहार था। हालांकि लेकिन क्यू को भाग्य और विपत्ति की दूरदर्शिता में एक समस्या भी नजर आई। ये लड़का केवल तभी कार्य करता था जब वह निश्चित होता था, यानी वह जोखिम नहीं लेता था। यदि उस पर बहुत अधिक बोझ डाला गया तो वह संप्रदाय के साथ विश्वासघात भी कर सकता है। यदि ऐसा है तो उनके कार्यभार कम होने चाहिए, जबकि उनकी साधना पर अतिरिक्त ध्यान और समर्थन दिया जाना चाहिए। भाग्य बदलने के लिए स्वर्ग को चुनौती देना के बिना लेकिन क्यू ने शायद संप्रदाय के लिए झांगपिंग के महत्व को न्यूनतम माना होगा, लेकिन इसके साथ स्थिति पूरी तरह से अलग थी। जीवन ऊर्जा पोषण के 7वें स्तर पर मौजूद झांगपिंग 5वें स्तर के लिए निर्धारित मिशनों को पूरा कर सकता था। एक बार आत्मा बोध क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह जीवन ऊर्जा पोषण क्षेत्र के कार्यों को संभाल सकता था। जैसे जैसे उसकी शारीरिक वृद्धि तेज होती जाएगी, वैसे वैसे उसे जिन चीजों पर भरोसा होता जाएगा उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। कुछ देर बाद झांग यूचुन जल्दी से आंगन में आया, लेकिन क्यू के बगल में बैठ गया और फुसफुसाते हुए बोला, बड़े भाई, हमें क्या फैसला करना चाहिए? काई लियांग के मीठे लहजे से बहकावे में मत आना। अगर हम इनकार करते हैं तो वे जरूर बदला लेंगे। भले ही वे अभी बदला न लें, लेकिन एक बार जब उनका महान प्रयास सफल हो जाएगा तो वे क्लियर स्काई सेक्ट से हिसाब जरूर लेंगे। लेकिन क्यू ने उत्तर दिया, बिल्कुल। कितना अहंकार है, अकेले आना, सीधे मुद्दे पर आना, छल कपट को पूरी तरह से नकारना। लिचुआन का काई परिवार सचमुच वीरता का प्रतीक है। झांग यूचुन ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर हम कैसे जवाब देंगे? बिल्कुल, हम मना करते हैं।
क्लियर स्काई सेक्ट के शिष्य साधना में व्यस्त हैं, हम राज्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करने में समय कैसे निकाल सकते हैं? उसके बाद क्या होगा? झांग यूचुन ने चिंता से पूछा। वे पहले ही पेई कबीले को नाराज कर चुके थे, क्या अब वे काई परिवार को भी उकसाएंगे? लेकिन क्यू खड़ा हुआ और झांग यूचुन ने सहज रूप से उसकी ओर देखा। सूर्य की रोशनी लिकिन क्यू के सिर पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा झांग यूचुन की नजरों से ओझल हो गया था। दूसरे छोटे भाई, चाहे जो भी विकल्प हो, कोई न कोई हमेशा हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्यू ने इतने शांत स्वर में कहा कि वह भयावह था। ये समस्याएं तभी खत्म होंगी जब हम नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। झांग यूचुन असमंजस में दिख रही थी। हम नियंत्रण की स्थिति में कैसे आ सकते हैं? क्लियर स्काई सेक्ट एक मार्शल सेक्ट मात्र था, चाहे वह कितना भी बढ़ जाए, वह शाही प्रभुत्व को हिला नहीं सकता था। यहाँ तक कि सबसे महान संप्रदाय भी लाखों की संख्या वाले राजवंश को पार नहीं कर सकता था। फिर उसने अपने बड़े भाई को 4 शब्द कहते हुए सुना जिन्हें वह जीवन भर नहीं भूल पाएगा। सम्राट की शक्ति, अमरता प्रदत्त, अल्पविराम। क्लियर स्काई संप्रदाय द्वारा काई परिवार के विद्रोह में शामिल होने से इनकार करने की बात नहीं फैली। जब काई लियांग वहां से चला गया तो उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। फिर भी इस बार झांग यूचुन को कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उन्होंने संप्रदाय को मजबूत करने के लिए और भी अधिक उत्साह से खुद को समर्पित कर दिया। लेकिन क्यू ने भी काई परिवार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। उसी महीने जियांग झाओशिया ने सफलतापूर्वक पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 7वीं परत में प्रवेश किया और तुरंत लिकिन क्यू को इसकी सूचना दी, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। पोषणकारी जीवन शक्ति की 7वीं परत पर 2 साधकों के साथ लिकिन क्यू को महान ली के आकाश के नीचे किसी भी शक्ति से डर नहीं था। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने काई परिवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस दिन लिकिन क्यू ने सभी हॉल मास्टर्स को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि तलवार देवता शेन यू, झांग यू और चेंग कांगहाई को भी बुलाया, ताकि जियांग झाओक्सिया की सफलता की घोषणा की जा सके, जिससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जीवन शक्ति प्रदान करने वाली 7वीं परत सचमुच भयानक है, झूयान ने हैरानी से कहा। उसने पहले ही आदिम एकता शास्त्र का अध्ययन शुरू कर दिया था और अब वह समझ गई थी कि क्लियर स्काई संप्रदाय इतना शक्तिशाली क्यों था। ऐसी सर्वोच्च तकनीक का होना ऐसी चीज थी जिसकी तुलना किसी अन्य संप्रदाय से नहीं की जा सकती थी। लेकिन स्वयं इसका अध्ययन करने के कारण वह ये भी जानती थी कि 7वीं परत क्या दर्शाती है। दुनिया में नंबर 1 7वीं परत पर 2 लोगों के साथ साथ था, लेकिन क्यू की उपस्थिति से यहाँ तक कि झूयान, जो अब स्वर्गीय कार्यों के हॉल मास्टर हैं, भी मन ही मन विस्मय महसूस करते थे। उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, जिसने भी क्लियर स्काई सेक्ट को उकसाया, वह मौत को दावत दे रहा था। लेकिन क्यू ने जियांग झाओशिया और जूनिंग की साधना का खुलासा न केवल मनोबल बढ़ाने के लिए किया था, बल्कि झूयान को चेतावनी देने के लिए भी किया था। चून की कुलीन परिवार विद्रोह की तैयारी कर रहे थे, इसलिए जू परिवार के भी इसमें शामिल होने की संभावना थी। वह चाहता था कि झूयान क्लियर स्काई सेक्ट की ताकत को स्पष्ट रूप से देखे और कोई घातक निर्णय न ले। शेन यू के चेहरे पर शांति बनी रही और वह अपनी दाढ़ी सहलाता रहा, हालांकि उसका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था। हालांकि वह बूढ़ा था, फिर भी उसने जियांग झाओशिया से पीछे हटने से इनकार कर दिया। वह पोषणकारी जीवन शक्ति क्षेत्र की 2वीं परत तक पहुंच चुका था और तेजी से प्रगति कर रहा था, फिर भी 7वीं परत अभी भी बहुत दूर थी। चेंग कांगहाई और झांग यू दोनों ही समान रूप से हैरान थे। चेंग कांगहाई अभी केवल 3वीं परत पर था, जबकि झांग यू पहली परत पर। मैं साधना क्रम प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा हूँ। अब से सच्चे संचारण शिष्यों में से 5वें स्तर की पोषणकारी जीवन ऊर्जा प्राप्त करने वाले पहले 10 शिष्यों को पुरस्कार के रूप में अलग अलग मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर प्राप्त होंगे। ये जानकारी केवल सच्चे संचारण शिष्यों को ही होगी। लेकिन क्यू के शब्दों ने सबका ध्यान वापस लंबी मेज की ओर खींच लिया। यांग ज्यूडिंग हॉन्फने लगी, क्या मुझसे कुछ छूट गया? क्या वाकई हमारे संप्रदाय में इतने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं? मैं तो अभी 3वीं परत पर ही हूँ। हॉल मास्टर के विशेषाधिकारों के कारण ही वह 3वें स्तर तक पहुंच पाया था, अन्यथा साधारण शिष्यों की तरह वह शायद ही 2वें स्तर तक पहुंच पाता। बाकी सब लोग चौंक गए, उनमें से आधे लोग तो 5वीं परत की झलक भी नहीं देख पाए। यह एक बेहतरीन रणनीति है। इससे सच्चे ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्यों को और अधिक मेहनत से साधना करने की प्रेरणा मिलेगी। आखिरकार उनका मुख्य कर्तव्य प्रशिक्षण देना है, बाकी काम पंजीकृत और सेवक शिष्य संभालते हैं। झांग यूचुन ने प्रशंसा की। फ्री स्पिरिट हॉल के हॉल मास्टर के रूप में उन्होंने शिष्य पंजीकरण की देखरेख की और उनके क्षेत्रों को अच्छी तरह से जानते थे। रेल ने मासिक वजीफा निर्धारित किया। अधिकांश शिष्य अपनी प्रगति को कभी नहीं छिपाते थे। सफलता प्राप्त करने पर वे फ्री स्पिरिट हॉल में पंजीकरण कराते थे और अगले स्तर की मानसिक साधना पद्धति प्राप्त करते थे। मुझे शिष्यों की साधना की वर्तमान स्थिति के बारे में बताएं, लेकिन क्यू ने निर्देश दिया। झांग यूचुन ने सिर हिलाया। वर्तमान में 200 सच्चे दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। 30 से अधिक 3वें स्तर तक पहुंच चुके हैं और 3 चौथे स्तर तक पहुंच चुके हैं। इस रिपोर्ट में वरिष्ठ सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था। इतने सारे 2वीं श्रेणी के लोग तो पहले से ही जियांगहू के शीर्ष मार्शल विशेषज्ञों को टक्कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 200 से अधिक विशेषज्ञ हैं और हमारे शिष्य अभी युवा हैं, यांग ज्वेडिंग ने हैरानी से कहा। साधना के अलावा वह अपना समय हॉल ऑफ वास्ट फेट में बिताता था और जानता था कि संप्रदाय तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उसने इतनी वृद्धि की उम्मीद नहीं की थी। लीसिफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। 3वें स्तर पर 30 से ज्यादा शिष्य। मेरे प्रशिक्षण कक्ष में एक भी क्यों नहीं है? आप प्रतिभाशाली लोगों को छिपा रहे हैं, मुझे भी कुछ दीजिए। ली डोंगयुए ने प्यारी सी मुस्कान दी। छठे कनिष्ठ भाई, मेरे स्पिरिट फाइनेंस हॉल में 3वें स्तर पर 3 शिष्य हैं। लीसिफेंग ने बनावटी दुख का इजहार किया, जिससे सभी लोग हंसने लगे। जब बाकी लोग संप्रदाय की प्रगति पर आश्चर्यचकित थे, तब लिकिन क्यू ने उन्हें सदमे को पचाने के लिए समय दिया। कुछ देर बाद वह खड़ा हो गया। ये देखकर सभी ने उसका अनुसरण किया। सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। लेकिन क्यू ने उन पर एक नज़र डाली। अराजकता का युग आ रहा है। क्लियर स्काई सेक्ट अपनी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। आज से प्राचीन विशाल पर्वत श्रृंखला का सारा क्षेत्र हमारा है। आसपास के नगरवासियों की रक्षा हम करेंगे, समझे? इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों के रक्त में उबाल ला दिया।
झूयान ने चुपचाप आह भरी। वह लंबे समय से जानती थी कि इस संप्रदाय के गुरु के मन में बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन शेन यू जिज्ञासा से भरी हुई थी। इतनी महत्वाकांक्षा के साथ इस संप्रदाय के गुरु की असली आकांक्षा क्या थी? क्या मार्शल आर्ट की दुनिया को एकजुट करना है, या इससे भी कुछ बड़ा? अध्याय 107 अराजक दुनिया का आगमन। मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक 5 स्तरीय रैंकिंग प्रणाली की जानकारी सभी ट्रू ट्रांसमिशन शिष्यों को तुरंत दे दी गई, जिससे उनमें काफी उत्साह पैदा हुआ। क्लियर स्काई संप्रदाय के भीतर ट्रू ट्रांसमिशन शिष्यों ने पहले ही अलग अलग मंडल बना लिए थे। उनमें से प्रत्येक आत्मविश्वास से भरा हुआ था और वे खुद को प्रतिभाशाली मानते थे, जो शायद अभी भी दूसरों से आगे निकल सकते हैं। उनकी जोरदार साधना ने आंतरिक शिष्यों, बाहरी शिष्यों और पंजीकृत शिष्यों को समान रूप से प्रेरित किया, जिससे पूरे संप्रदाय में परिश्रम की एक तीव्र भावना जागृत हुई और परिणामस्वरूप प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने वाले शिष्यों की संख्या में कमी आई। मार्शल डिस्कशन प्लेटफॉर्म की स्थापना से अधिकाधिक शिष्यों को यह एहसास हुआ कि तथाकथित मार्शल वर्ल्ड उतना दुर्जय नहीं था जितना वे पहले मानते थे। क्लियर स्काई सेक्ट की मार्शल आर्ट अद्वितीय थी और स्वॉर्ड गॉड शेन यू इस सत्य का सबसे ठोस प्रमाण था। निम्न स्तर के शिष्यों के अस्तित्व के कारण भले ही साधना में अधिक समय दिया गया, संप्रदाय के कार्यों में कोई बाधा नहीं आई। इसके विपरीत इसने साधारण शिष्यों को पैसा कमाने और मार्शल आर्ट सीखने के अवसरों के लिए प्रयास करने की अनुमति दी। लेकिन क्यू एक निर्मम व्यक्ति नहीं थे। वे अपने साधारण शिष्यों को व्यर्थ में काम करने नहीं देते थे। उन्होंने झांग यूचुन को उनके लिए आवश्यक कार्य सौंपने को कहा, और एक बार जब वे कार्य पूरे हो जाते तो इच्छुक लोग व्यक्तिगत योगदान अर्जित करने के लिए अतिरिक्त कार्य कर सकते थे। क्लियर स्काई संप्रदाय में हर किसी के मन में आशा थी और इस प्रकार हर कोई लड़ने की भावना से भरा हुआ था। झांग यूचुन ने तलवार संप्रदाय के प्रांगण से शिष्यों को उधार लिया और प्राचीन महान पर्वत श्रृंखला के आसपास यात्रा करना शुरू कर दिया। आम लोगों के बीच क्लियर स्काई संप्रदाय का प्रचार किया और उन्हें बताया कि यदि उन्हें कभी कोई परेशानी हो तो वे संप्रदाय से सहायता मांग सकते हैं। लेकिन क्यू की यही रणनीति थी, पहले जनता की सेवा करना और उनकी सद्भावना प्राप्त करने के बाद ही बदले में उनका समर्थन मांगने पर विचार करना। इस प्रक्रिया के दौरान इस संप्रदाय ने पर्वतीय डाकुओं के 2 गिरोहों का भी सफाया कर दिया, जिससे इसकी वीरतापूर्ण प्रतिष्ठा एक बार फिर फैल गई। 8वें महीने में वेइजू के राजा झाओ क्यूई ने अपने उद्देश्य की घोषणा करने के लिए उच्च पदस्थ होकर विजय प्राप्त की। उन्होंने बुराई को दंडित करने, युवराज झाओ लैन के नाम को शुद्ध करने, उनका बदला लेने, लोगों को शांति दिलाने और अनगिनत शोक संतप्त परिवारों को न्याय दिलाने के लिए अपनी सेना खड़ी की। उसी महीने लिचुआन के ली और काई कबीले झाओ क्यूई के दल में शामिल हो गए। महीने के अंत तक झेन्यांग के पेई, वांग और लू वंशों ने अपने अनुयायियों के साथ शाही राजधानी पर नियंत्रण कर लिया। 9वें महीने की शुरुआत में महामहिम ने झेन्यांग शाही शहर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। एकत्रित जनसमूह के सामने उसने पेई, वांग और लू वंश के अधिकारियों को उनके परिवारों सहित मार डाला। राजधानी की सड़कों पर खून बह निकला। अराजकता के लक्षण और भी गंभीर हो गए। चिलचिलाती गर्मी में पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 5वीं परत तक पहुंच चुके ली सिफेंग लिकिन क्यू से मिलने आए। वरिष्ठ भाई, मैं पेई वंश से बदला लेने के लिए पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ। मैं 5वें स्तर तक पहुंच चुका हूँ और सम्राट तलवार में महारत हासिल कर चुका हूँ। मैं पेई वंश को खून से इसका बदला चुकाऊंगा। झांग यूचुन संयोगवश लिकिन क्यू के साथ संप्रदाय के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। ये सुनकर उन्होंने बीच में ही कहा, क्या हमें इसे थोड़ा टाल नहीं देना चाहिए? पेई वंश अब शाही सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहा है और दुनिया उसे एक वफादार और साहसी परिवार के रूप में मानती है। ऐसे में बदला लेना क्या बुरा नहीं लगेगा? ली सिफेंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या सिर्फ इसलिए कि वे खुद को न्याय के लिए विद्रोही कहते हैं, हम अपने शहीद भाइयों का बदला नहीं ले सकते? क्या हम उनकी मौत का बदला लिए बिना ही जाने देंगे? झांग यूचुन ने उसे समझाने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि हम बदला नहीं लेंगे, हमें बस सही समय का चुनाव करना होगा। फिलहाल पेई कबीले का हम पर पलटवार करने का कोई इरादा नहीं है। ली सिफेंग ने असहमति जताई और लिक्विन क्यू की ओर देखने लगे। लेकिन क्यू ने अपने हाथों में मौजूद शिष्य रजिस्टर पर एक नज़र डाली। यूचुन, 7 ऐसे सच्चे संचार शिष्यों का चयन करो जिन्होंने अभी तक कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हो। उन सभी का पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की 3वीं परत तक पहुंचना अनिवार्य है। झांग यूचुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुंह खोला, हिचकिचाया और फिर अंत में बोला, ठीक है। ली सिफेंग ने गर्व भरी निगाहों से उसे देखते हुए लिकिन क्यू को आश्वासन दिया, इस बार मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा। मैं शिष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा और मारे गए लोगों का बदला लेकर वापस लौटूंगा। बहुत खूब, जाओ तैयारी करो, तुम कल रवाना हो जाओगे। समझा। ली सिफेंग उत्साह में वहां से चली गई। झांग यूचुन ने लिकिन क्यू की ओर चिंता से देखा। बड़े भाई, क्या ये वाकई सही समय है? लिकिन क्यू ने उत्तर दिया, यदि क्लियर स्काई संप्रदाय इसे सही समय समझता है तो यही सही समय है। चिंता मत करो, एक पेई वंश के पतन से दुनिया का रुख नहीं बदलेगा। सचमुच? झांग यूचुन अभी भी अनिश्चित लग रही थी। अराजकता के समय में ही नायक उभरते हैं और नायक बनने के लिए प्रसिद्धि आवश्यक है। अन्य कबीले अपने अपने नायकों को गढ़ने में व्यस्त हैं। वे तबाह हो चुके पेई कबीले को जनता का ध्यान आकर्षित करने नहीं देंगे। लेकिन क्यू की बातों से झांग यूचुन को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, क्या निषिद्ध मार्शल गार्ड छठे कनिष्ठ भाई की सम्राट रहस्यमयी तलवार को निशाना बनाएंगे? तीसरे भाई के अनुसार गार्ड विशेषज्ञों से भरे हुए हैं। शायद वे मानेंगे, शायद नहीं मानेंगे। पहाड़ से नीचे उतरते समय हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। बस करो, संप्रदाय के मामलों पर ध्यान दो। सिफेंग समझदार हो गया है, उस पर थोड़ा भरोसा रखो। लिक्विन क्यू की शांत प्रतिक्रिया ने झांग यूचुन को अपने बारे में बड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया। ली सिफेंग का स्वभाव, क्या उस पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है? उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लिकिन क्यू का भरोसा ली सिफेंग पर नहीं बल्कि सम्राट मिस्टिक स्वॉर्ड के भीतर मौजूद तलवार की आत्मा पर था। झांग यूचुन को अचानक एहसास हुआ कि वह फिर से अपनी पुरानी आदत में पड़ रहा है, संप्रदाय के सभी बोझ अपने कंधों पर लेना और उन चीज़ों के बारे में चिंता करना जो अभी तक हुई भी नहीं है। इन शिष्यों पर ध्यान दें, हमें इन पर बारीकी से नजर रखनी होगी। लेकिन क्यू की बातों से झांग यूचुन तुरंत सीधा हो गया। उसने ब्रश और कागज उठाया और नोट्स लेने के लिए तैयार हो गया।
उन्हें अपने बड़े भाई की दूरदर्शिता पर अटूट विश्वास था। हालांकि सच्चाई ये थी कि उनका मानना था कि यह ली किंग की लोगों को परखने की गहरी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि उनके पास दिव्य दृष्टि होने के कारण था। आखिरकार क्या यह तर्कसंगत नहीं था कि सपनों में अमर लोगों द्वारा निर्देशित कोई व्यक्ति नश्वर हृदयों की भावनाओं को समझ सके। अल्पविराम। जैसे जैसे शरद ऋतु नजदीक आती गई, जंगल में चू जिंग अपने 5 शिष्यों को लेकर क्लियर स्काई माउंटेन की ओर चल पड़ा। फ्री स्पिरिट हॉल के शिष्यों के रूप में वे झांग यूचुन के आदेश का पालन करते हुए पास के एक गांव में गए और क्लियर स्काई संप्रदाय का नाम फैलाया। बड़े भाई चू, वर्तमान विश्व स्थिति के बारे में आपका क्या विचार है? क्या वेजुओं के राजा झाओ जीत सकते हैं? एक साधारण दिखने वाला युवक उत्सुकता से चू जिंग के पास पहुंचा और पूछने लगा। उनका नाम झांग पिंग था। झांग यूचुन का स्नेह प्राप्त करने के बाद वे फ्री स्पिरिट हॉल के शिष्य बन गए। झांग यूचुन और संप्रदाय प्रमुख के अलावा वह सबसे अधिक चू जिंग की प्रशंसा करता था। चू जिंग एक विद्वान थे जिन्हें सांसारिक मामलों का गहरा ज्ञान था और उनका स्वभाव सौम्य था। झांग पिंग को केवल उन्हीं के आसपास सहज महसूस होता था। चू जिंग ने जवाब दिया, वह जीत नहीं सकता। वह सामने की ओर देखता रहा, उसके विचार कहीं दूर भटक रहे थे। इतने सारे लोग उनका समर्थन करते हैं, फिर भी वो जीत नहीं पा रहे। यहाँ तक कि गांव वाले भी कहते हैं कि राजा झाओ जनमानस के नेता हैं। झांग पिंग ने हैरानी से भौहें सिकोड़ी। न तो महाराज और न ही उनका समर्थन करने वाले कुलीन परिवार उसे कभी जीतने देंगे। वह तो बस शतरंज की एक मोहरा है जो अराजकता फैलाता है, चू जिंग ने उदासीनता से कहा। झांग पिंग चुप हो गया, सोच में डूब गया। दुनिया उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल प्रतीत हो रही थी। क्लियर स्काई सेक्ट में शामिल होने से पहले उनकी एकमात्र इच्छा अपनी साधारण पृष्ठभूमि से ऊपर उठना और अपने परिवार को बेहतर जीवन देना थी। दीक्षा लेने के बाद उन्हें कई शिष्य मिले, कुछ उन्हीं की तरह गांवों से थे, जबकि अन्य व्यापारी परिवारों या कुलीन परिवारों से थे। संप्रदाय में बिताया गया प्रत्येक दिन उनके ज्ञान के दायरे को बढ़ाता गया। अपने साथियों को युद्ध कला और सांसारिक मामलों के बारे में बात करते हुए सुनने से मानव स्वभाव के बारे में उनकी समझ गहरी हुई। चू जिंग ने होश संभाला और झांग पिंग की चुप्पी देखकर मुस्कुराया। ज्यादा मत सोचो, सिंहासन और कुलों के बीच का संघर्ष खतरनाक है, लेकिन इसका तुम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे बस एक कहानी समझो। झांग पिंग बहुत ही मासूम थी। चू जिंग उसकी उस पवित्रता को कलंकित नहीं करना चाहती थी। शाही दरबार के छल और विश्वासघात को देखने के बाद उन्हें क्लियर स्काई संप्रदाय के युवा शिष्यों के बीच एक दुर्लभ शांति मिली। अब वह हिसाब किताब लगाने के बजाय शांतिपूर्ण आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता था। बेशक उनकी दीर्घकालिक योजनाओं में क्लियर स्काई सेक्ट अभी भी एक ऐसा हथियार था जिसे इस्तेमाल किया जाना था, बस इसे म्यान से बाहर निकालने का समय अभी नहीं आया था। सीनियर ब्रदर चू, क्या भविष्य के लिए आपके कोई लक्ष्य हैं? झांग पिंग ने उनके साथ साथ चलते हुए पूछा। चू जिंग मुस्कुराए, स्वाभाविक रूप से एक आधिकारिक पद प्राप्त करने और शायद जनता के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। और आप? झांग पिंग ने उत्तर दिया, मैंने इस संप्रदाय में केवल मार्शल आर्ट सीखने और बाद में जीविका कमाने का साधन खोजने के लिए प्रवेश किया था, लेकिन अब मैं ट्रू ट्रांसमिशन शिष्य बनना चाहता हूँ। उनका मासिक वेतन अधिकारियों से भी अधिक है। मुझे नहीं पता कि मैं उस स्तर तक कब पहुंच पाऊंगा। वह अपने परिवार के बारे में लगातार बातें करने लगा। चू जिंग ने धैर्यपूर्वक सुना, हालांकि मन ही मन उसे झांग पिंग की जीत की संभावना बहुत कम लग रही थी। क्लियर स्काई संप्रदाय ने अपने ट्रू ट्रांसमिशन शिष्यों के लिए लगातार उच्च मानक स्थापित किए। झांग पिंग की वर्तमान योग्यता को देखते हुए ये संभावना है कि वह उस बढ़ते मानक के साथ तालमेल नहीं रख पाएगा। तभी चू जिंग अचानक रुक गया। उसकी नज़र का पीछा करते हुए झांग पिंग ने दूर एक पहाड़ी की चोटी पर एक रहस्यमय आकृति को खड़ा देखा। एक आदमी जिसने बांस की टोपी पहन रखी थी, हाथ अपनी म्यान में रखी तलवार पर रखा था और वह एक घुमंतु तलवारबाज की तरह कपड़े पहने हुए था। ये देखकर झांग पिंग ने सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उनके पीछे चल रहे फ्री स्पिरिट हॉल के 4 शिष्यों ने उनसे मिलने के लिए अपनी गति तेज कर दी। अल्पविराम। पहाड़ों के बीच एक घास के मैदान पर लियांग ने अपना चांदी का भाला पकड़ रखा था और ली किंग की ओर देखते हुए उसकी आंखों में आशा भरी निगाहें थीं। उसके बगल में झाओ जैन खड़ा था। उस सुबह युआन क्यूई ने उसे बताया था कि संप्रदाय के गुरु स्वयं उसे निर्देश देंगे और लियांग अपनी खुशी को मुश्किल से ही रोक पाया। पोषणकारी जीवन शक्ति क्षेत्र की चौथी परत में प्रवेश करने और स्वर्गीय वज्र चरण में महारत हासिल करने के बाद वह उत्सुकता से ली किंग के शिक्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन क्यू उनकी ओर पीट करके खड़ी थी और दूर कहीं देख रही थी। हम यही करेंगे जैन, उसे दिव्य ड्रैगन रूपांतरण सिखाओ। मैं एक प्रशिक्षक के रूप में तुम्हारी क्षमता देखना चाहती हूँ। समझा, झाओ जैन ने जवाब दिया और आगे बढ़े। लियांग एकदम स्तब्ध रह गया। क्या वह मुझे सिखा रहा है? झाओ जैन ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझे कम मत समझो। मैं 5वें स्तर तक पहुंचने ही वाला हूं और मैंने स्वयं दिव्य ड्रैगन रूपांतरण को उन्नत किया है। यह अब कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि तुम इस पर महारत हासिल कर लेते हो तो तुम मार्शल जगत पर राज करोगे। लियांग को यह नहीं पता था कि झाओ जैन युवराज का पुत्र है, लेकिन उसने उसकी प्रतिभा के बारे में सुना था जिसे जूनिन की प्रतिभा से भी कहीं अधिक माना जाता था। ये सुनकर कि झाओ जैन महज 8 साल की उम्र में 5वीं परत के करीब पहुंच गई थी, लियांग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 8 साल की उम्र में ही इतनी भयानक? उसने अपना अहंकार त्याग दिया और गंभीरता से पूछा, क्या आप मुझे दिव्य ड्रैगन रूपांतरण दिखा सकते हैं? नाम अपने आप में ही गहरा अर्थपूर्ण प्रतीत होता था। झाओ जैन ने सिर हिलाया और अपनी ऊर्जा का संचार शुरू कर दिया। जैसे ही उसकी जीवन शक्ति में उछाल आया, उसके पैरों के नीचे की शक्ति ऊपर की ओर घूमने लगी, जिससे घास ऊपर उठने लगी और लियांग का वस्त्र फड़फड़ाने लगा। लियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह पहले ही इस तकनीक की असाधारणता को भांप चुका था। झाओ जैन ने हवा में ऊंची छलांग लगाई। उसके चारों ओर जीवन ऊर्जा का एक सर्पिल घेरा बन गया। यह ऊर्जा संघनित होकर एक सुनहरे ड्रैगन के रूप में उसके शरीर को घेर लिया। अजगर 5 झांग लंबा था, जो दिव्य वैभव और सुनहरी चमक बिखेर रहा था। लियांग पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये मार्शल आर्ट था। झाओ जैन उसकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर गर्व से मुस्कुराया और अजगर को आगे की ओर निर्देशित किया। सुनहरा अजगर सुनहरी बिजली की तरह घास पर तेजी से दौड़ा, जमीन को चीरता हुआ और अपनी दहाड़ से हवा को गूंजने दिया।
उसने लियान के चारों ओर एक चक्कर लगाया और धूल के बादल उड़ा दिए। लियान घूम गया, लेकिन उसके सामने की धूल अचानक उड़ गई क्योंकि सुनहरा अजगर झपटा। उसका पंजा उसके सिर से भी बड़ा था, जो उससे बस 1 फुट की दूरी पर रुक गया। उसकी शक्ति की हवा ने उसके बालों को पीछे की ओर उड़ा दिया। अचानक हुए इस दृश्य ने लियान को लगभग अपनी रक्षा के लिए ड्रैगन सोल को बुलाने पर मजबूर कर दिया। उसने अजगर के शरीर के भीतर झाओ जैन को एक दिव्य प्राणी की तरह देखा। उसकी आंखों में पल भर में जुनून की आग भड़क उठी। ये तो सरासर दबंगई वाला कदम है। वह इसे सीखना चाहता था। अध्याय 108 संप्रदाय गुरु की अद्भुत कला। मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। शाम के समय ली क्विन क्यू झाओ जैन के साथ लिंगक्सियाओ कोर्टयार्ड में लौट आए। झाओ जैन लगातार बातें करते हुए उसके बगल में चल रही थी। आज झाओ जैन ने लियान को दिव्य ड्रैगन रूपांतरण का अभ्यास करने का निर्देश दिया था और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई, जिससे युवक काफी संतुष्ट था। हालांकि ली क्विन क्यू के विचार में ये झाओ जैन के अच्छे शिक्षण के कारण नहीं था, बल्कि लियान की असाधारण समझ के कारण था। शायद ये ड्रैगन सोल का प्रभाव था। लियान वास्तव में दिव्य ड्रैगन रूपांतरण की साधना के लिए उपयुक्त था। झांग यूचुन पहले से ही आंगन में इंतजार कर रही थी। उसे देखकर झाओ जैन तुरंत वहां से चली गई, क्योंकि वह उनकी बातचीत में बाधा नहीं डालना चाहती थी। आज पर्वत की तलहटी में कुछ शिष्यों पर घात लगाकर हमला किया गया। 5 घायल हो गए। सौभाग्य से चोर पकड़ा गया, लेकिन वापस ऊपर जाते समय उसने चुपके से जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिससे हमारी राह में बाधा उत्पन्न हो गई। बोलते समय झांग यूचुन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि ऐसी घटनाएं अपरिहार्य थीं, फिर भी हर घटना का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। लेकिन क्यू ने कहा, लाश को अंदर लाओ, मुझे देखने दो। झांग यूचुन ने सिर हिलाया और तुरंत चली गई। लेकिन क्यू लंबी मेज पर बैठ गए और हमेशा की तरह अपना दाव वंशावली पैनल खोला। प्रतिदिन नए शिष्य जुड़ते थे। नए भर्ती हुए शिष्यों की समीक्षा करने के अलावा वह यह भी जांचता था कि क्या किसी शिष्य का चित्र गायब हो गया है। कुछ देर बाद झांग यूचुन कई लोगों के साथ वापस लौटी। फ्री स्पिरिट हॉल के 2 शिष्यों ने एक स्ट्रेचर उठाया, जिस पर एक शव सफेद कपड़े से ढका हुआ था। लेकिन क्यू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वह पहले से ही शरीर के ऊपर तैरती हुई आत्मा को देख सकता था। मृत्यु के बाद आत्मा को पुनर्जन्म लेने से पहले 7 दिन इंतजार करना पड़ता था। जैसे ही स्ट्रेचर नीचे रखा गया, लेकिन क्यू शव के सामने खड़ी हो गई और सीधे आत्मा को रोकने वाले अभिशाप का प्रयोग किया। उसकी आंखों की पुतलियां बैंगनी हो गईं। इससे न केवल फ्री स्पिरिट हॉल के 2 शिष्य चौंक गए, बल्कि झांग यूचुन भी हैरान रह गई। लेकिन क्यू ने जानबूझकर उनके सामने आत्मा को रोकने वाले अभिशाप का खुलासा किया। अतीत में उसने इस क्षमता को छिपाकर रखा था, क्योंकि क्लियर स्काई सेक्ट की ताकत अपर्याप्त थी और क्योंकि यह एकमात्र आत्मा मंत्र था जिसे वह जानता था। लेकिन अब हालात अलग थे। क्लियर स्काई सेक्ट की शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसने ह्यूमन घोस्ट गॉडफेट प्राप्त कर लिया था। अपने खाली समय में उन्होंने आत्मा से संबंधित अपने स्वयं के बनाए मंत्र भी विकसित कर लिए थे। उनका इरादा था कि वे धीरे धीरे संप्रदाय को एक बात का एहसास कराएं, उनकी मानसिकता को फिर से आकार दें। क्लियर स्काई सेक्ट एक मार्शल सेक्ट नहीं था, बल्कि एक अमर साधना सेक्ट था। वह चाहते थे कि उनके शिष्य प्रसिद्धि और धन की खोज से हटकर अमरता की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों। तभी उनके हृदय दृढ़तापूर्वक क्लियर स्काई सेक्ट के साथ जुड़े रहेंगे। बेशक ये प्रक्रिया बहुत सीधी नहीं हो सकती थी। इसे चरणबद्ध तरीके से करना पड़ा। वह इसे सबसे पहले उन शिष्यों के सामने प्रकट करेंगे जिनकी निष्ठा बहुत अधिक थी, जैसे कि फ्री स्पिरिट हॉल के ये सदस्य जिनकी निष्ठा 90 से अधिक थी। झांग यूचुन ने ली क्विन क्यू की बैंगनी आंखों को घूरते हुए मन ही मन कांप उठी। वह हमेशा से मानता था कि उसके बड़े भाई को एक बार सपने में किसी अमर व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन उन आंखों का दृश्य इतना प्रभावशाली था कि इसने उसके भीतर भय उत्पन्न कर दिया। यह अज्ञात के प्रति मानवता का सहज भय था। थोड़े समय के सदमे के बाद फ्री स्पिरिट हॉल के दोनों शिष्यों ने ली क्विन क्यू को अत्यंत श्रद्धा से देखा। संप्रदाय के गुरु को एक अमर व्यक्ति द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की कहानी लंबे समय से पूरे संप्रदाय में फैली हुई थी। कुछ शिष्यों को इस पर संदेह था, जबकि अन्य को विश्वास था, लेकिन संप्रदाय के गुरु की शक्ति और कार्यों ने यह साबित कर दिया कि यह किंवदंती वास्तव में सच हो सकती है। अब जब उन्होंने अपने संप्रदाय के गुरु को देखा, तो वे निश्चित रूप से कह सकते थे कि ये निश्चित रूप से मार्शल आर्ट नहीं था। कुछ ही देर में ली क्विन क्यू की आंखें सामान्य हो गईं, बैंगनी चमक गायब हो गई। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति ताइवू संप्रदाय से आया था। वह हमारे आदिम एकता धर्मग्रंथ की खोज में था। ताइवू संप्रदाय का नाम सुनते ही झांग यूचुन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। महान राजवंश के 3 संस्थापक संप्रदायों में से एक ताइवू संप्रदाय वास्तव में एक शक्तिशाली संप्रदाय था, जो गुजोऊ के पूर्व के 7 महान संप्रदायों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। फ्री स्पिरिट हॉल के एक शिष्य ने पूछे बिना नहीं रह सका, संप्रदाय के गुरुजी, आपको उनकी उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में कैसे पता चला? अभी अभी आपकी आंखों ने। लेकिन क्यू ने उन पर मुस्कुराया, मेरी आंखें हर चीज के आर पार देख सकती हैं। यह एक अद्भुत कला है। एक दिन मैं इसे तुम्हें और अन्य शिष्यों को सिखाऊंगा, लेकिन तब तक क्या तुम इसे मेरे लिए गुप्त रख सकते हो? दोनों शिष्य रोमांचित हो गए और उन्होंने तुरंत किसी को भी न बताने की कसम खाई। इस बीच झांग यूचुन ने ली क्विन क्यू के इरादे पर विचार किया। जब से उनके बड़े भाई ने संप्रदाय प्रमुख का पद संभाला था, तब से उनके द्वारा किए गए हर कार्य का गहरा अर्थ होता था। झांग ने लंबे समय से उनसे सीखने की कोशिश की थी, फिर भी वह उनकी योजनाओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। ठीक है, शव को ले जाओ और उसे दफनाने के लिए जगह ढूंढो, ली क्विन क्यू ने आदेश दिया। फ्री स्पिरिट हॉल के शिष्यों ने सिर झुकाया और शव को उठाकर ले गए। झांग यूचुन ने पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आप ताइवू संप्रदाय को फिर से नष्ट करने के लिए किसी को भेजने की योजना बना रहे हैं? लेकिन क्यू ने उसे घूर कर देखा और चिढ़कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई संहारक देवता हूँ? ऐसी घटनाएं तो होनी ही हैं। आदिम एकता शास्त्र को चुराने की साजिश रचने वाले लोग हमेशा रहेंगे। रिसाव को रोकने की बात तो तुम्हें ही सोचनी चाहिए। इतना कहकर ली क्विन क्यू लंबी मेज पर अपनी सीट पर लौट आए। वर्तमान में क्लियर स्काई संप्रदाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई ताकतों की निगाहें उन पर थीं। जब तक ये खतरे संप्रदाय के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालते थे, लेकिन क्यू उन्हें हॉल मास्टर्स के लिए छोड़ना पसंद करते थे। यह उनके लिए अपनी क्षमताओं को निखारने का एक अवसर था।
झांग यूचुन ने ली क्विंग को देखा और मुस्कुराए। इस बार वह अपने बड़े भाई के इरादे को समझ गया, कुछ हद तक विश्वास, कुछ हद तक अपनी योग्यता साबित करने का अवसर। और हाँ, चोर को पकड़ने वाले 6 शिष्य इनाम के हकदार हैं। उन्हें क्या इनाम देना है यह आप तय करें। लेकिन क्यू ने आगे कहा, जिससे झांग यूचुन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें पुरस्कृत करना मुश्किल होगा क्योंकि उन 6 शिष्यों में से एक चूजिंग था। अल्पविराम। देश भर में यह विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। वेजुओं के राजा झाओ क्यूई के नेतृत्व में 9 प्रांतों में विद्रोह भड़क उठा, कुछ आम लोगों के बीच तो कुछ सत्ता की चाह रखने वाले कुलीन परिवारों के बीच। सितंबर के अंत तक वुझोउ राज्य की राजधानी में भारी उथल-पुथल मच गई। महानिरीक्षक के आवास के अंदर फैंशी दालान में बैठे थे। उनका चेहरा उदास और काम रहा था और उन्होंने चाय का प्याला कसकर पकड़ रखा था। टकराना। आंगन से मुख्य द्वार को लात मारकर खोले जाने की आवाज आई, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ जिससे फैंशी चौंक गई। अपना सिर घुमाते ही उसने देखा कि काले वस्त्र पहने हुए कुछ लोग धारदार हथियारों के साथ तेजी से अंदर आ रहे हैं और जल्दी से हॉल को घेर रहे हैं। फिर पीले वस्त्र पहने एक बूढ़ा व्यक्ति अजगर के समान आभास के साथ अंदर आया। उसे देखकर फैंशी ने गुस्से से भौहें चढ़ा लीं और गुर्राते हुए कहा, किनमिंग तुम हो? तुमने जियांग को रिश्वत दी? पीले वस्त्र पहने बुजुर्ग किनमिंग मुस्कुराए। इंस्पेक्टर फैन, आप ईमानदार हैं, आपको दौलत से प्यार नहीं है, लेकिन दूसरों को है, और वे आपसे ज्यादा समझदार हैं। उन्हें आने वाली अराजकता का अंदाजा है और वे थोड़ा बहुत बचत करना चाहते हैं। आप तो इस पद पर ऐसे ही आ गए, न कोई बुनियाद, न कोई दौलत, न कोई सैनिक। क्या आपको सच में लगता है कि यह कुर्सी आपके लिए सही है? फैंशी ने गहरी सांस ली। और आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं कि अराजकता फैल जाएगी? यदि महाराज अशांति को शांत कर देते हैं तो आपके किन परिवार के फिर से उठने का कोई मौका नहीं होगा। किनमिंग ने अपना हाथ उठाया। एक लंबी तलवार लिए हुए काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने प्रवेश किया और फैंशी की ओर बढ़ा। मुझे पक्का नहीं पता, किनमिंग ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, लेकिन मुझे पता है कि अवसर दुर्लभ होते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको साहस चाहिए। इंस्पेक्टर फैन, लगता है आपके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर मर जाए। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। फैंशी को निराशा महसूस हुई। उन्हें मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था। इंस्पेक्टर जनरल के आवास से भागने का कोई रास्ता नहीं था। ओह हाँ, क्लियर स्काई सेक्ट के हॉल मास्टर झांग यूचुन ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा था कि उनके सेक्ट मास्टर की हत्या करने का आपका प्रयास आज आखिरकार विफल हो गया है। किनमिंग ने बोलते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। फैंशी की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाता, छी, दीवार पर टंगी पेंटिंग पर खून के छींटे पड़े हुए थे। बाहर बिजली कड़क रही थी और तूफान में बत्ती टिमटिमा रही थी। किनमिंग दूर एक छत पर बैठे काले वस्त्रधारी व्यक्ति को देखने में असफल रहा, जिसने एक दुष्ट भूत का मुखौटा पहन रखा था और चुपचाप उसे देख रहा था। वह जुबान गोंग थे। गरजते बादलों के नीचे उस रहस्यमय मुखौटे से एक ठंडी चमक झलक रही थी। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। जैसे ही किनमिंग जाने के लिए मुड़ी, जुबान गोंग की आकृति छत से गायब हो गई। अल्पविराम। लिंग शियाओ आंगन में लीकिन क्यू लंबी मेज पर बैठकर चाय परोस रही थी। युआन क्यूई ने मायू और जियाई के साथ प्रवेश किया। जैसे ही जियाई ने लीकिन क्यू को देखा, वह तेजी से आगे बढ़ा और घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। संप्रदाय के गुरुजी, आपको मुझे बचाना होगा। निषिद्ध मार्शल गार्ड मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरे पास यहाँ के अलावा कहीं और जाने की जगह नहीं है। लीक्विन क्यू की नज़र उसकी ओर नहीं बल्कि मायू की ओर चली गई। बात समझकर मायू आगे बढ़ी और एक पत्र सौंप दिया। युआन क्यूई ने जियाई पर एक नज़र डाली। उसे वह अजीब तरह से परिचित लगा, लेकिन वह ज़्यादा देर तक उस पर नहीं रुका। वह चुपचाप वहां से चला गया। जियाई घुटनों के बल बैठा रहा, उसका माथा जमीन पर टिका हुआ था। लेकिन क्यू ने फैंग दाई का पत्र पढ़कर समाप्त किया और यह जानकर राहत महसूस की कि वह व्यक्ति सुरक्षित है। फैंग दाई के प्रति उनकी संतुष्टि और गहरी हो गई। इस आदमी में वाकई कुछ हुनर था। पत्र में झेन्यांग शहर की स्थिति का भी विस्तृत वर्णन किया गया था। जब से महाराज ने शाही शहर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त किया था, तब से निषिद्ध मार्शल गार्ड हर रात गश्त करते थे। अफवाहें फैल गईं कि कई आम लोगों के बच्चे लापता हो गए हैं, यहाँ तक कि अविवाहित महिलाएं भी अपने कमरों से गायब हो गईं। शहर में दहशत फैल गई। फैंग दाई को संदेह था कि इसका संबंध महामहिम से है और उसने दरबारी सेवा में प्रवेश करने का रास्ता खोजने की योजना बनाई। जियाई को शरण देने के बाद फैंग दाई को पता चला कि निषिद्ध मार्शल गार्ड जियाई का चित्र प्रसारित कर रहे थे और उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। जब ली किनक्यू ने पढ़ना समाप्त कर लिया तो उसने मायू को बैठने और चाय पीने का इशारा किया। मायू हिचकिचाई, लेकिन अंततः कप स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन क्यू ने जियाई की ओर मुड़कर पूछा, क्या इन वर्षों में आपकी शादी हुई है या आपके बच्चे हुए हैं? शाही संरक्षक सेना के सदस्य के रूप में अपना दर्जा खो देने के बाद जियाई का एकमात्र शेष महत्व अमर सम्राट के पूर्वज होने की नियति में निहित था। जियाई ने सावधानीपूर्वक अपना सिर उठाया। इन वर्षों में मैं लगातार भय में जी रही थी। मैंने शादी करने या बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं की। यदि तुम न तो विवाह करोगे और न ही संतान उत्पन्न करोगे तो तुम्हारे मन को शांति कैसे मिलेगी? और यदि तुम्हारा मन अशांत रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ कैसे निश्चिंत रह पाऊंगी? लेकिन क्यू ने सहज भाव से कहा। जियाई ने तुरंत जवाब दिया, मेरे गृहनगर में मेरी सगाई हो चुकी है। मैं अपने माता पिता को वापस लाने की योजना बना रहा था ताकि निषिद्ध मार्शल गार्ड उन्हें ढूंढ न सकें। वापस आने पर मैं शादी करूंगा और अपनी पत्नी को क्लियर स्काई सेक्ट में लाऊंगा। मैं सेक्ट मास्टर से अनुमति चाहती हूँ। निषिद्ध मार्शल गार्डों की क्रूरता को देखने के बाद से जियाई वास्तव में भयभीत हो गया था। उन्हें केवल क्लियर स्काई सेक्ट ही सुरक्षित लगता था। इसके अलावा लेकिन क्यू ने उस पर एक ऐसा अभिशाप लगाया था जिसके लिए नियमित दमन की आवश्यकता थी। वह भाग नहीं सकता था, यहाँ तक कि दुनिया के छोर तक भी नहीं। बहुत खूब, तो जाओ, लिक्विन क्यू ने उत्तर दिया। बोलते बोलते उसने जियाई के माथे में 2 चांदी की सुइयां चुभो दी। जियाई जम गया, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे अपने शरीर में एक ठंडी ऊर्जा फैलती हुई महसूस हो रही थी। उसने मान लिया कि लिक्विन क्यू अभिशाप को दबाने में मदद कर रही है और उसे अत्यधिक खुशी हुई।
जब ली किनकियू ने दूर से सुइयां निकाली तो जिया यी ने कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम किया। संप्रदाय के गुरु ली, कृपया मेरा इंतजार करें, मैं अधिकतम 6 महीने में अपने परिवार के साथ लौट आऊंगा। जिया यी उठे, प्रणाम किया और जल्दी से चले गए। मायू असमंजस में देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ली क्विनक्यू ने जिया यी को एक्यूपंक्चर क्यों दिया था। फिर भी दूर से सुइयों को निकालने की तकनीक ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, वे इसे सीखने के लिए उत्सुक थे। ली क्विनक्यू ने उसकी ओर रुख किया। फैंग दाई ने अपने पत्र में मुझसे आपकी देखभाल करने के लिए कहा था, क्या आप क्लियर स्काई सेक्ट में रहने को तैयार होंगे? ये देखकर मा यू के चेहरे का भाव बदल गया। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मेरे स्वामी ने मेरी जान बचाई, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं संप्रदाय के गुरु ली की दयालुता के लिए उनका आभारी हूँ, लेकिन मुझे अब जाना होगा। उसने ली किनकियू की ओर हाथ जोड़कर इशारा किया और तेजी से वहां से चला गया, जियाई से भी तेज। अध्याय 109 जुवान गोंग और चू जिंग मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। शरद ऋतु बीत गई और शीत ऋतु आ गई, आसमान में बर्फ के बवंडर उठने लगे। लेकिन कियू एक चट्टान की चोटी पर खड़ी थी, जहां से उसे बर्फ से ढके शानदार दृश्य दिखाई दे रहे थे। उनके लिए ये साल बहुत जल्दी बीत गया था। उन्होंने साल की शुरुआत में जो विकास योजना प्रस्तावित की थी, वह पहले ही निर्धारित समय से पहले पूरी हो चुकी थी। इससे उनका मूड बहुत अच्छा हो गया और आज उन्होंने एक दुर्लभ अवकाश लेने का फैसला किया, जिसमें वे बर्फ का आनंद लेने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। दुर्भाग्यवश जब वह अकेला रहना चाहता था, तब भी कोई न कोई उसे ढूंढ ही लेता था। झूयान पीछे से आई, जो एक मोटे सफेद फर के लिबादे में लिपटी हुई थी। उसका मेकअप बेहद खूबसूरत था, उसके लंबे बाल उसके सिर के ऊपर गुथे हुए थे और उसके हाथ उसके सामने एक शांत मुद्रा में जुड़े हुए थे। गुरुजी, जुवान गोंग के संबंध में मेरे कबीले ने कुछ जानकारी जुटाई है। झूयान ली क्विनकियू के पास गया और धीरे से बोला। जब से जियांग झाओशिया और जूनिंग ने हुआन गोंग का जिक्र किया था, ली क्विनकियू की उस व्यक्ति में दिलचस्पी बढ़ गई थी, इसलिए उसने झूयान को अपने लोगों को उसके बारे में जांच करने के लिए भेजने को कहा। क्लियर स्काई माउंटेन पर रहते हुए भी झूयान नीचे की दुनिया को देख सकता था, यही कुलीन कुलों की शक्ति थी। बोलना, ली क्विनकियू ने अंतहीन बर्फ की ओर देखते हुए शांत भाव से जवाब दिया। झूयान ने कहा, यह व्यक्ति जुवान गोंग अत्यंत रहस्यमय है। उसका असली नाम और मूल दोनों ही अज्ञात हैं। महाराज के सिंहासन पर बैठने से पहले ही जुवान गोंग उनकी सेवा में था। कहा जाता है कि उसने गुप्त रूप से महाराज के कई शत्रुओं का नाश किया। पूर्व युवराज झाओ यान द्वारा प्रशिक्षित अधिकांश मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को उसने मार डाला था। झाओ जी के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने जुवान गोंग उपनाम अपना लिया और छिप गया। निषिद्ध मार्शल गार्ड्स के अधिकांश विशेषज्ञों को उसने ही प्रशिक्षित किया था। इस युग में जुवान गोंग की युद्धकला अद्वितीय है। उन्होंने एक बार अकेले ही महान राजवंश के 3 संस्थापक संप्रदायों में सेंध लगाई थी। तब से वे तीनों संप्रदाय झाओ जी के सामने नतमस्तक होकर उनका अनुसरण करते हैं। जब झाओ जी सिंहासन पर आसीन हुए ही थे कि उत्तरी बर्बरों ने दक्षिण की ओर आक्रमण कर दिया। हमारी सेना को बार बार पीछे हटना पड़ा, जब तक कि उत्तरी बर्बर सेनापति की हत्या नहीं हो गई, तभी युद्ध का रुख पलटा। कहा जाता है कि यह कदम जुवान गोंग ने ही उठाया था। झूयान की बातें सुनकर ली क्विनकियू चू जिंग के बारे में सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अतुलनीय कौशल से परिपूर्ण, उम्रदराज और दरबार में उच्च पदस्थ एक मार्शल आर्ट उस्ताद। भले ही चू जिंग स्वयं जुवान गोंग न हो, लेकिन वह उससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ अवश्य ही होगा। चू जिंग का भाग्य एक गद्दार और सत्ता हथियाने वाले के समान था। अगर ध्यान से सोचा जाए तो उस समय युवराज झाओ यान को ही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने की सबसे अधिक उम्मीद थी। फिर भी झाओ जी अचानक उभरे और उन्होंने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। क्या ये चू जिंग द्वारा पर्दे के पीछे से घटनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास हो सकता है, जिसका उद्देश्य शाही दरबार में अराजकता फैलाना था? क्या ऐसा भी हो सकता है कि डेमोनिक कल्ट की स्थापना खुद चू जिंग ने की हो? अगर ऐसा होता तो ली क्विनकियू को चू जिंग को मारना ही पड़ता, भले ही चू जिंग की वफादारी लगातार बढ़ती रहती। वह उसे दुनिया की तथाकथित धार्मिकता के लिए नहीं, बल्कि प्रतिशोध के लिए मारेगा। अपने गुरु के लिए और लिन चुवान के लिए। उसके छोटे भाई बहन अनाथ हो गए थे और शायद चू जिंग उस त्रासदी से जुड़ा हुआ था। ऐसा लगता है मानो इस जुवान गोंग के बिना महाराज का सिंहासन स्थिर नहीं रह सकता। क्या अमरता का अमृत प्राप्त करने की महाराज की कोशिश का संबंध इस जुवान गोंग से है? ली क्विनकियू ने पूछा। झूयान ने उत्तर दिया, ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि मेरे कबीले को पता चला है कि अमरता के उस अमृत के कारण ही जुवान गोंग और महाराज के बीच कई बार झगड़ा हुआ है। निषिद्ध मार्शल गार्ड्स ने गुप्त रूप से कई रसायन शास्त्रियों को मार डाला, जिससे महाराज बहुत क्रोधित हुए। ये सुनकर ली क्विनकियू ने गहन चिंतन किया। क्या ऐसा हो सकता है कि जुवान गोंग महाराज के बुरे कामों में सीधे तौर पर शामिल न होकर केवल आदेशों का पालन कर रहा हो? यह संभव था। यदि जुवान गोंग वास्तव में चू जिंग थे, तो उनके देशद्रोही बनने का कारण पूर्व वेई राजवंश को पुनर्स्थापित करना हो सकता है। यदि महान ली राजवंश को विदेशी शक्तियों द्वारा जीत लिया जाता, तो चू जिंग भला वेई राजवंश को पुनर्जीवित करने की आशा कैसे कर सकता था? बेशक ये सब केवल अटकलें थीं, उन्हें अभी और सबूतों की जरूरत थी। अपने कबीले से जुवान गोंग और राक्षसी पंथ के बीच संबंध की जांच करवाओ, ली क्विनकियू ने सोच समझकर कहा। समझा, झूयान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ली क्विनकियू बर्फ की सुंदरता को निहारती रही, जबकि झूयान चुपचाप खड़ी रही। अगर आपको कुछ कहना है तो साफ साफ बोलिए। हम काफी समय से साथ काम कर रहे हैं, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, ली क्विनकियू ने फिर कहा। झूयान ने हेवनली वर्क्स हॉल में लगन से सेवा की थी और अपने वंश के प्रभाव का उपयोग करते हुए क्लियर स्काई संप्रदाय के लिए बहुत सारी मूल्यवान खुफिया जानकारी एकत्र की थी। यहाँ तक कि झांग यूचुन भी अपनी योजनाओं में अक्सर उसकी मदद लेता था। लेकिन क्यू उससे काफी संतुष्ट थी और उसकी कुछ मांगों को मानने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि झूयान की वफादारी पहले ही 90 से अधिक हो चुकी थी। आश्चर्यजनक रूप से उनके सीमित व्यक्तिगत संपर्क और सती दोस्ती के बावजूद उसकी वफादारी लगातार बढ़ती रही। कारण चाहे जो भी हो, बढ़ती वफादारी हमेशा एक अच्छी बात होती है। झूयान ने हल्के से अपने होंठ काटे, उसकी आंखों में झिझक झलक रही थी। कुछ देर रुककर उसने कहा, मेरे पिता आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं। वे जू परिवार के कुछ सदस्यों को क्लियर स्काई संप्रदाय में मार्शल आर्ट सीखने के लिए भेजना चाहते हैं।
गुरुजी, कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं अपने कुल पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं रख सकती, आंतरिक संघर्ष हमेशा चलते रहते हैं। आपको खुलकर बताकर मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। आप सहमत हो या न हो, निर्णय आपका है। तो फिर उसे ही उन्हें भेजने दो। हम जू परिवार को बिना किसी प्रतिफल के अपने लिए काम नहीं करने दे सकते। दरबार के भीतर जुवानगोंग के बारे में खुफिया जानकारी जुटाना भी जोखिम भरा है। ली क्विनक्यू तुरंत सहमत हो गए। उस संप्रदाय में पहले से ही कुलीन परिवारों के कई शिष्य मौजूद थे, इसे रोकना असंभव था। वह हमेशा के लिए केवल आम लोगों और अनाथों की भर्ती नहीं कर सकता था। इसके अलावा कुलीन परिवारों के अपने फायदे थे। किन और झू वंश जैसे परिवार ऐसे काम कर सकते थे जो संप्रदाय के लिए नहीं कर सकता था। झूयान को उम्मीद नहीं थी कि ली क्विनक्यू इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने पूछा, आप हमारे झू परिवार को कितनी जगहें देंगे? फिलहाल 30। चयन का काम आप संभाल लेंगे। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की परवाह है, योग्यता और चरित्र। इनमें से किसी एक में भी उत्कृष्ट होना काफ़ी होगा। समझ गया, मैं सावधानीपूर्वक चयन करूंगा। अच्छा, आप जा सकते हैं। झूयान ने अभिवादन किया, फिर मुड़कर चली गई। लेकिन क्यू के विचार एक बार फिर जुवानगोंग के मामले की ओर चले गए। वह चूजिंग की प्रतिभा और भाग्य से बहुत ईर्ष्या करता था और हमेशा से उसे अपने वश में करने का इरादा रखता था। यदि चूजिंग वास्तव में जुवानगोंग था और यदि उसका राक्षसी पंथ से कोई सीधा संबंध था, तो लेकिन क्यू बिना किसी झिझक के उसे मार डालेगा। शेर के बढ़ने से पहले ही उसे मार डालना बेहतर है। लेकिन क्यू ने जाने से पहले पूरे 1 घंटे तक बर्फ को देखा। इसके बाद वह झांग यूचुन से बात करने के लिए फ्री स्पिरिट हॉल गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि चूजिंग अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। वह व्यक्ति 1 महीने से अधिक समय से अनुपस्थित है। उन्होंने झूयान की रिपोर्ट झांग यूचुन को बताई और इसे सुनने के बाद झांग यूचुन ने अपनी राय साझा की। चूजिंग संभवतः जुवानगोंग ही थे। क्लियर स्काई सेक्ट में उसके आचरण को देखते हुए वह खून खराबे का शौकीन आदमी नहीं लगता, झांग यूचुन ने सोचा। उनके सामने बैठी ली किनक्यू ने जवाब दिया, हर किसी के कई पहलू होते हैं। उनके भी हैं और हमारे भी। हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए। आधी हकीकत, झांग यूचुन ने सिर हिलाया। केवल दिखावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसके बाद ली किनक्यू ने झांग पिंग की स्थिति के बारे में पूछा। वो लड़का मेहनती तो है, लेकिन थोड़ा शर्मीला जरूर है। बड़े भाई, आप उसे बहुत पसंद करते हैं। आपने फ्री स्पिरिट हॉल के लिए उसकी सिफारिश की थी और कई बार उसके बारे में पूछा भी था। क्यों ना मैं उसे बता दूं कि आप उसे पसंद करते हैं? झांग यूचुन ने उत्सुकता से पूछा। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि झांग पिंग में ऐसी क्या खास बात थी। ली क्विनक्यू मुस्कुराए, मुझे वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि वो एक दिन क्लियर स्काई सेक्ट को चौंका देगा। उसने झांग पिंग को ये बात नहीं बताई थी, कहीं लड़का इस बारे में ज़्यादा न सोचने लगे। अगर झांग पिंग ने उसके इरादों को गलत समझा और भाग गया तो ये परेशानी का सबब होगा। भविष्य में शायद। लेकिन क्या इस संप्रदाय में अभी झाओ जैन, लियांग या जिया जैसे कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, ऐसे प्रतिभावान लोग जिन्हें मौका मिलने पर तेजी से सफलता मिल सकती है? झांग यूचुन ने आशा भरी निगाहों से पूछा। हाल ही में वह अधिक मामलों को संभाल रहे थे और उन्हें कर्मचारियों की कमी महसूस हो रही थी। अगर तलवार संप्रदाय अलग प्रबंधन के अधीन नहीं होता तो वह पहले ही लोगों को उधार लेने चला गया होता। लेकिन वह जानता था कि उसके बड़े भाई ने तलवार संप्रदाय की स्थापना क्यों की थी, इसलिए उसने खुद को संयमित रखा। वह अपनी सीमा पार नहीं करेगा। स्वॉर्ड सेक्ट का उद्देश्य क्लियर स्काई सेक्ट की रक्षा करना था, न कि लाभ के लिए उसके हथियार के रूप में काम करना। ऐसे प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ हैं। क्या मैं आपको कुछ समय के लिए जिया को उधार दे दूं? वह आपके साथ रहकर कुछ अनुभव प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्यू ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव दिया। सचमुच? झांग यूचुन की आंखें चमक उठीं। वह जियांग झाओशिया की तरह नहीं थे, जो ऐसे शिष्यों की तलाश करते थे जो ली किनक्यू से भी आगे निकल सकें। उनके लिए उनके शिष्य केवल संप्रदाय के शिष्य थे, उन्हें केवल संप्रदाय की मजबूती की चिंता थी। जरूर, मैं कल जिया को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दूंगा। वाह, ये तो कमाल है। वह बच्चा पहले ही पोषणकारी जीवन शक्ति के 4थे स्तर तक पहुंच चुका है। उसकी प्रगति अद्भुत है। मुझे यकीन है कि आधे साल के भीतर वह 5वें स्तर तक पहुंच जाएगा। इतनी कम उम्र में भी वह तब तक एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाएगा। खैर, वह मेरा शिष्य है, उसकी साधना की गति धीमी कैसे हो सकती है? हाँ, तो फिर युआन ली का क्या? इतने सालों बाद भी वो दूसरे स्तर पर ही अटका हुआ है। तुमने उसे जो संसाधन दिए हैं, उनसे तो कोई भी साधारण शिष्य अब तक 3रे स्तर पर पहुंच चुका होता। यहीं पर तुम अंधे हो मेरे दोस्त। क्या तुमने कभी नहीं सोचा, वह जितनी कम प्रगति करता हुआ प्रतीत होता है, उसकी प्रतिभा उतनी ही असाधारण होनी चाहिए? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? समय आने पर आपको पता चल जाएगा। एक दिन युआन ली क्लियर स्काई संप्रदाय का सबसे बड़ा गौरव बनेगा, कोई भी उससे आगे नहीं निकल पाएगा। बड़े भाई, क्या आप सचमुच उससे इतनी उम्मीद रखते हैं? आपको भविष्य में समझ आ जाएगा। लेकिन क्यों उठी, ये शब्द बोले और जाने के लिए मुड़ गईं। झांग यूचुन अपनी कुर्सी पर बैठे गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उसने फैसला किया कि उसे युआन ली के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए, खासकर अब जब युआन ली के भविष्य की संभावनाएं धूमिल लग रही थीं। ऐसे समय में प्रोत्साहन देना ही सच्ची दयालुता होगी। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि उनका बड़ा भाई इतनी निश्चितता से बोलता हो। वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। दरअसल उसे लगा कि उसके बड़े भाई ने जानबूझकर यह रहस्य उसे बताया है ताकि वह युआन ली का पक्ष जीत सके। इसके लिए वह अत्यंत आभारी थे। क्लियर स्काई संप्रदाय का आकार बढ़ रहा था। अब वह छोटा संप्रदाय नहीं रहा था जहां दोनों भाई अपनी मर्जी से हर फैसला ले सकते थे। अब लोगों का दिल जीतना बेहद महत्वपूर्ण था, खासकर झांग यूचुन के लिए, जो फ्री स्पिरिट हॉल के हॉल मास्टर थे। अल्पविराम, वुजोउ के महानिरीक्षक की हत्या और उसके बाद राज्य की राजधानी में हुए विद्रोह की घटना जल्द ही क्लियर स्काई संप्रदाय तक फैल गई, जिससे शिष्यों और संरक्षकों के बीच व्यापक चर्चा छिड़ गई। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आ रहा था, राज्य भर के 9 प्रांतों में से 7 ने महामहिम के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी थी और महामहिम को पदत्याग करने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से जेन्यांग शाही शहर पर धावा बोलने के लिए अपनी सेनाएं एकत्रित कर ली थीं। पहाड़ों से 6 महीने दूर रहने के बाद ली सिफेंग आखिरकार लौट आया।
झांग यूचुन को इस बात से बहुत राहत मिली कि उनके साथ आए सातों सच्चे संचार शिष्य पूरी तरह से सुरक्षित थे। पोषणकारी जीवन ऊर्जा क्षेत्र की तीसरी परत के सच्चे संचार शिष्य अनमोल थे, उनमें से एक को भी खोना एक दर्दनाक आघात होगा। ली सिफेंग ने शाम तक लिंगजियाओ कोर्टयार्ड में ली क्विंकियू का इंतजार किया, लेकिन क्यू अंततः जूनिंग को साथ लेकर लौट आया। आज उसने उसके साथ मुक्केबाजी की थी, उसे काफी कुछ हासिल हुआ, हालांकि उसे कुछ चोटें भी लगीं। वरिष्ठ भाई, जल्दी आइए, मुझे आपको पेई वंश के बारे में सूचना देनी है। ली सिफेंग ने ली क्विंकियू की ओर हाथ हिलाया। ये देखकर जूनिंग मुड़कर अंदर चली गई और उन्हें आपस में बात करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन क्यू बैठ गया और ली सिफेंग को इशारा किया कि वह उसके लिए एक कटोरा शराब डाले। उसे एक ही बार में खाली करने के बाद उसने उसे शुरू करने के लिए सिर हिलाया। अध्याय 110, सबसे बड़ा प्रेम, सबसे गहरी घृणा, स्वर्ग द्वारा नियुक्त सम्राट, मार्शल आर्ट संप्रदाय से अमर साधना संप्रदाय तक। बड़े भाई, आप मेरी यात्रा के परिणाम का कभी अनुमान नहीं लगा सकते। ली सिफेंग ने ली किंगकियू की ओर देखा और गंभीरता से बोला। उसने अपने हाथों को शराब के कटोरे के चारों ओर इस तरह पकड़ रखा था मानो उन्हें गर्म कर रहा हो। लेकिन क्यू ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे इस तरह घुमा फिराकर बोलने से स्पष्ट है कि तुमने पेई वंश का सफाया नहीं किया। तुम क्रोधित भी नहीं हो, लगता है तुमने उनकी मीठी खजूरें खा ली हैं। ली सिफेंग के चेहरे पर तनाव के भाव उभर आए। पहले मेरी बात सुनो, जब मैं बोलकर समाप्त कर लूं तब तुम तय कर लेना कि मुझे डांटना है या नहीं। ली क्विंकियू नाराज नहीं थे। वह ली सिफेंग के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, संकीर्ण मानसिकता वाला, और चूंकि पेई कबीले ने उसे इतनी क्रूरता से नुकसान पहुंचाया था, अगर वह इसे जाने दे सकता है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। उसने ली डोंग्युए को आंगन में प्रवेश करते हुए देखा और उसे अपने पास आने का इशारा किया। ली सिफेंग ने अपना सिर घुमाया। जब उसने ली डोंग्युए को देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सी घूम गईं और उसने बोलने की जल्दी नहीं की। जब ली डोंग्यू ली क्विंकियू के पास बैठे तो ली सिफेंग ने सब कुछ विस्तार से बताना शुरू कर दिया। मैं सीधे जेन्यांग शाही शहर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में मुझे पता चला कि पेई वंश पूर्वी मकबरा प्रांत में पलायन कर गया है। इसलिए मैं पूर्वी मकबरा प्रांत की ओर मुड़ गया। मूल रूप से मेरा इरादा नरसंहार शुरू करने का था, लेकिन तभी मैंने देखा कि पेई वंश आम लोगों को भोजन बांट रहा है। शहरवासी कृतज्ञता से भरे हुए थे, हालांकि मुझे ये सब एक दिखावा लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि मैं उनके भोजन वितरण पूरा होने का इंतजार करूं, कम से कम इससे लोगों को तो फायदा होगा। मैंने कुछ और दिन इंतजार किया और फिर सुना कि शहर के एक दुष्ट तानाशाह ने एक युवती को अगवा कर लिया और उसे अपने महल में ले गया, जहां उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसका पति उसे ढूंढने गया, लेकिन द्वार पर ही उसे पीट पीट कर मार डाला गया। उसके माता पिता ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वे बीमार बिस्तर पर ही मर गए, अपने पीछे केवल एक अकेला बच्चा छोड़ गए। मैं कौन हूँ? क्लियर स्काई सेक्ट का ली सिफेंग। ऐसी बुराई देखकर मैं कैसे चुपचाप बैठा रह सकता था। जैसे ही मैं उस दुष्ट को सजा देने वाला था, मैं उसके महल के द्वार पर पहुंचा और वहां एक बड़ी भीड़ जमा थी। किसी ने मुझसे पहले ही कार्रवाई कर दी थी, उस अत्याचारी को कड़ी सजा दे दी थी। कस्बे के लोग जय जयकार कर रहे थे। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि यह काम पेई वंश के मुखिया की बेटी ने किया था। जैसे जैसे ली सिफेंग बोलता गया, उसका उत्साह बढ़ता गया। लेकिन क्यू और ली डोंग्युए ने एक दूसरे की ओर देखा, वे बिना शब्दों के एक दूसरे की बात समझ गईं। अगली सुबह मैं पेई कबीले के पैतृक महल में घुस गया और मुखिया को बाहर आकर मुझसे सामना करने की मांग की, ताकि मैं इस मामले को साफ सुथरे तरीके से खत्म कर सकूं, कोई भी हम पर अन्याय का आरोप न लगा सके। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उन्हें अपने आने का कारण बताया तो मुखिया ने मुझसे माफी मांगी और सम्राट की रहस्यमयी तलवार छीनने की कोशिश करने वाले कबीले के सदस्य को मेरे हवाले कर दिया, जिससे मुझे उसे मारने की इजाजत मिल गई। यहाँ तक कि जब कबीले के अन्य सदस्यों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तब भी मुखिया ने उनकी अनदेखी की। इस बिंदु पर ली डोंग्युए ने पूछे बिना नहीं रह सकी, तो तुमने उसे नहीं मारा? ली सिफेंग नाराज नजर आ रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। चौथी वरिष्ठ बहन, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या हमारे क्लियर स्काई संप्रदाय के शिष्यों का मरना व्यर्थ होगा? मैंने उसे एक ही तलवार से मार गिराया, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। मैंने उस मामले में शामिल हर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। पेई कुल के मुखिया का रवैया स्पष्ट था, उन्होंने अपने लोगों से गहन जांच करवाए। 1 घंटे के भीतर उन पेई कुल के लोगों को मेरे सामने घसीट कर लाया गया। पहले तो उन्होंने अन्याय का रोना रोया, बाद में उन्होंने अपने मुखिया को कोसना शुरू कर दिया। मैंने उनके रोना बंद होने का इंतजार किया और फिर उन पर प्रहार किया। मैंने कुल 34 लोगों को मार गिराया, बेहद संतोषजनक, लेकिन उनमें से भाड़े के सैनिकों का पीछा करना अधिक कठिन था। जब उसने अपनी बात समाप्त की तो वह घबराया हुआ और बेचैन होकर ली क्विंकियू की ओर देखने लगा। ली क्विंकियू ने आह भरी। पेई परिवार के मुखिया का हाथ वाकई बहुत कुशल है, निर्णायक और निर्दयी। ली डोंग्युए ने ली सिफेंग को घूरते हुए भौहें चढ़ाईं। तुम्हें लगता है कि दुश्मनी यहीं खत्म हो गई? तुमने उनके पैतृक घर में उनके इतने सारे कबीले वालों को मार डाला। खुद को उनकी जगह रखकर देखो, क्या तुम्हें लगेगा कि मामला सुलझ गया है? अगर उस मुखिया ने ऐसा मान भी लिया तो बाकी लोगों का क्या? किसी कुलीन परिवार की नींव को कम मत समझो। ली सिफेंग ने अपना सिर हिलाया। मैं इतनी भोली नहीं हूं, लेकिन कुलपिता के शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। शत्रुता को गहराने से बेहतर है उसे सुलझा लेना। उन्होंने तो उसी क्षण अपनी बेटी का मुझसे विवाह तय कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं मैं उन पर भरोसा न करूं, इसलिए उन्होंने मुझे उसे क्लियर स्काई माउंटेन वापस लाने और सीनियर ब्रदर से सलाह लेने को कहा। अगर बात बन गई तो हम क्लियर स्काई माउंटेन पर शादी करेंगे और पेई परिवार उदारतापूर्वक उपहार देगा। वैवाहिक गठबंधन। ली डोंग्युए आश्चर्यचकित रह गई, मानो किसी अजनबी से मिली हो। ली सिफेंग के गाल लाल हो गए। मैं आसानी से बहकने वाला नहीं हूं, लेकिन मैंने पेई कबीले के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उनकी अनगिनत शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उन सभी को मारना असंभव होगा। अगर इस झगड़े को सुलझाया जा सके तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? लेकिन क्यू ने पूछा, क्या आपको यकीन है कि वह महिला कुलपिता की बेटी थी? बिल्कुल, अत्याचारी को दंड देने वाली स्त्री वही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, और उस समय मैंने अपना असली रूप नहीं दिखाया था। पेई कबीले को पता ही नहीं चल सकता था कि मैं आ रहा हूँ। यह कोई बड़ी साजिश नहीं हो सकती थी।
इसके अलावा रास्ते में पेई मियाओ ने मुझे बताया कि उसके पिता मार्शल आर्ट और दिव्य हथियारों से घृणा करते थे और मार्शल आर्ट की दुनिया में दुश्मन बनाने वाले कबीले के लोगों से लंबे समय से नफरत करते थे। बदला लेकर मैंने वास्तव में उनकी मदद की। ली सिफेंग ने जल्दी से अपनी बात खत्म की और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। बड़े भाई, चौथी बड़ी बहन पेई मियाओ पहले से ही अतिथि कक्ष में ठहरी हुई है। मैं आप दोनों से यह पूछना चाहता था कि क्या आप दोनों इस विवाह को स्वीकार करते हैं। ली क्विनक्यू को थोड़ा अचंभित महसूस हुआ। कभी शरारती रहा वह लड़का अब परिवार बसाने लायक बड़ा हो गया था। समय सचमुच बहुत जल्दी बीत गया। 20 वर्षीय ली सिफेंग को इतना शर्मीला व्यवहार करते देख ली क्विनक्यू को संतुष्टि और बेचैनी दोनों महसूस हुई। ली डोंगयू ने अपना सिर ली क्विनक्यू की ओर झुकाया। बड़े भाई, उनकी बात में दम है। अगर दुश्मनी सुलझाई जा सकती है तो यही सबसे अच्छा है, चाहे इससे फायदा हो या ना हो। चलिए पहले मिस पेई मियाओ से मिल लेते हैं। ली सिफेंग ने कृतज्ञतापूर्वक उसकी ओर देखा, लेकिन क्यू का चेहरा शांत बना रहा। लेकिन उसी शांति ने ली सिफेंग को और भी ज्यादा घबरा दिया। उससे पूछो कि क्या वह क्लियर स्काई संप्रदाय में शामिल होने को तैयार है। अगर वह तैयार है तो पहले उसे शिष्या बनने दो, शादी के बारे में बाद में बात की जा सकती है, लेकिन क्यू ने कहा। ली सिफेंग की आंखें चमक उठीं। वह झट से उठा, धन्यवाद में सिर झुकाया और फिर अपनी फुर्ती और कुशलता से आंगन की दीवार फांद कर भाग गया। ली डोंगयू ने अपना सिर हिलाया और ली क्विनक्यू की ओर मुड़ी। बड़े भाई, आपका क्या विचार है। ली क्विनक्यू ने जवाब दिया, अगर उसकी कही हर बात सच है तो यह शादी दुश्मनी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अगर यह झूठ है तो पेई कबीले की साजिशें बहुत गहरी हैं। ऐसी चाल चलने की हिम्मत करने वालों को जड़ से खत्म करना होगा। ली डोंगयू ने सिर हिलाया और आह भरी। मैं अक्सर सोचता था कि हम सातों में से सबसे पहले किसकी शादी होगी। मुझे लगता था कि तीसरे भाई की होगी, मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि छठे छोटे भाई की होगी। ली क्विनक्यू ने हंसते हुए कहा, तीसरा भाई क्यों। वह सुंदर है लेकिन स्वभाव से ठंडा है, लड़कियों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। क्या वह मुझसे ज़्यादा सुंदर है। बिल्कुल, सीनियर ब्रदर से थोड़ा कम। तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं पहले शादी कर लूंगी। मुझे लगता है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं सांसारिक प्रेम के आगे नहीं झुकूंगा, मेरा लक्ष्य स्नेह से भी कहीं बढ़कर है। जी हाँ, सीनियर ब्रदर सबसे महान हैं। अल्पविराम। उस रात ली क्विनक्यू ने अपने छोटे भाई बहनों को इकट्ठा करके सब कुछ समझाया। उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। ली सिजिन तुरंत भड़क उठी और ली सिफेंग को जादू टोने से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हुए कोसने लगी। वह पेई मियाओ का सामना करने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन ली डोंगयू ने उसे रोक दिया। झांग यूचुन प्रसन्न हुई और बोली कि अगर यह सब सच है तो यह वास्तव में अच्छी बात होगी। जियांग झाओशिया ने स्वेच्छा से पेई कबीले का दोबारा दौरा करने और पूरी तरह से जांच करने की पेशकश की। वू मान ए ने चुपचाप सबकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा दिया। बड़े भाई, बड़ी बहन, मुझे पेई मियाओ पर भरोसा है। क्या आप उसे और मुझे एक मौका नहीं दे सकते। शादी अभी तय नहीं हुई है, जैसा कि बड़े भाई ने कहा, हम पहले देख सकते हैं। ली सिफेंग खड़ी होकर घबराई हुई आवाज में बोली। ये सुनकर ली क्विनक्यू ने पेई मियाओ का चित्र खोजने के लिए दाओ वंश पैनल का आह्वान किया। शिष्यों के चित्र प्रवेश के समय के अनुसार व्यवस्थित किए गए थे, इसलिए उन्हें केवल सबसे नए चित्र को ही देखना था। जल्द ही उसे वह मिल गई। नाम पेई मियाओ, लिंग महिला, आयु 17, निष्ठा संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय के प्रति 83/72, कुल मूल्य 100, खेती की क्षमता अच्छी, समझ का स्तर औसत, भाग्य के लक्षण सबसे बड़ा प्यार, सबसे गहरी नफरत, जुड़वा ड्रैगन महारानी, अत्यंत प्रेम, अत्यंत घृणा, जिसे वह प्यार करती है उसके लिए वह सब कुछ दे सकती है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। यदि विश्वासघात हो तो वह असीम प्रेम असीम घृणा में बदल जाता है। जुड़वा ड्रैगन महारानी एक राष्ट्र की जननी का भाग्य धारण करती है, 2 स्वर्ग द्वारा नियुक्त सम्राटों को जन्म देने के लिए नियत असाधारण भाग्य। अल्पविराम। जब ली क्विनक्यू ने पेई मियाओ की वफादारी देखी तो उसके दिल का तनाव कम हो गया। उच्च निष्ठा का अर्थ था कि वह संभवतः सच बोलती थी। जहां तक इसके इतने अधिक होने की बात है, ये स्पष्ट था कि ली सिफेंग ने वापसी की यात्रा के दौरान उसके और क्लियर स्काई सेक्ट के बारे में बहुत कुछ बताया था। उसकी योग्यता और समझ अच्छी थी, लेकिन जब उसने उसके भाग्य के लक्षणों को पढ़ा तो उसकी भौहें तन गईं। सबसे बड़ा प्यार, सबसे गहरी नफरत स्वीकार्य थी। अगर ली सिफेंग कभी उसे धोखा देता तो नफरत का पात्र बनना उसकी अपनी गलती होती। जब तक वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था तब तक उसका ये गुण भी आश्वस्त करने वाला था। लेकिन जुड़वा ड्रैगन महारानी, क्या पेई मियाओ महारानी बनेंगी? तो क्या ये शादी आगे बढ़नी चाहिए या नहीं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह किसी और पुरुष की पत्नी बन जाएगी। तब ली सिफेंग का क्या होगा? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा? ली क्विनक्यू का मूड भारी हो गया। परिणाम चाहे जो भी हो, वह दोनों में से किसी को भी देखना नहीं चाहता था। सम्राट बनने से कहीं अधिक ली क्विनक्यू चाहता था कि ली सिफेंग उसके साथ अमरता की प्राप्ति करे। यदि ली सिफेंग सम्राट बन जाता तो उसकी साधना में निश्चित रूप से देरी हो जाती। उन्होंने ली सिफेंग के खुद के भाग्य को याद किया, महत्वाकांक्षी और बेईमान। पेई कबीले की सहायता से वह महत्वाकांक्षा असीमित रूप से बढ़ सकती है, लेकिन अगर उसने शादी पर रोक लगा दी तो पेई वंश किसी और की ओर रुख कर सकता है, जिससे पेई मियाओ किसी और की पत्नी बन जाएगी। अगर वह तब महारानी बन जाती है तो क्या उसका सबसे बड़ा प्यार, सबसे गहरी नफरत उसे उनका दुश्मन बना देगी, यहाँ तक कि क्लियर स्काई संप्रदाय का भी। उस क्षण ली क्विनक्यू के मन में पेई मियाओ को खत्म करने की तीव्र इच्छा भी जागृत हुई, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। वह जानता था कि वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता, उसे ली सिफेंग की भावनाओं का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक ऐसी महिला जिसे स्वर्ग द्वारा नियुक्त 2 सम्राटों को जन्म देना नियति में लिखा था, क्या वह झाओ जेन जैसी अद्वितीय प्रतिभा की धनी हो सकती है? ली सिफेंग, ली सिजिन और जियांग झाओक्सिया के साथ बहस करते हुए ली क्विनक्यू की भौहों पर ध्यान दिया। उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, घबराहट बढ़ गई। उसने तुरंत बहस करना बंद कर दिया। उनके लिए उनके बड़े भाई पिता समान थे। अगर ली क्विनक्यू को यह शादी मंजूर नहीं होती तो ये कभी नहीं हो सकती थी।
पेई मियाओ ने पहले कहा था कि अगर उनके बड़े भाई असहमत हुए तो वे भागकर शादी कर सकते हैं। वह उसी क्षण क्रोधित हो गया था। वह अपने बड़े भाई के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेगा। यदि उसका बड़ा भाई सचमुच इनकार कर देता है तो वह विवाह को रद्द कर देगा। अब वह चुप रहा क्योंकि वह उसे और अधिक क्रोधित नहीं करना चाहता था। वह शायद किसी महिला के दिल या दुनिया के दिलों को न समझ पाए, लेकिन एक बात वह निश्चित रूप से जानता था, बड़ा भाई उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जियांग झाओशिया और ली सिजिन ने भी उसकी निगाहों का पीछा किया और ली किंगक्यू के उदास चेहरे को देखकर वे भी चुप हो गए और धीरे धीरे वापस बैठ गए। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है।